हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 को हम कर रहे हैं कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ये है उसका पार्ट 2। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिए थे फर्स्ट 2 टॉपिक्स को। तो अगर ये चेक करना हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3 एंड 4, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो ये है 3 लॉज। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो बारी बारी से हम सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहला नंबर आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट अ बॉडी at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion at same speed and in same direction unless acted on by an external force। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे रखा हुआ है तो वो वहीं पे ही रहेगा, मूव नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं और सेम डायरेक्शन के अंदर ही मूव होगा जब तक कोई ना कोई रुकावट ना डालोगे तुम उसके रास्ते में, तब तक। यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अटैक करेगा तब तक। ठीक है, यहाँ पे भी ये पोजीशन पे जो है, इस रेस्ट पे जो है बॉल, ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई का कोई इसको आके छेड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं स्पोर्ट्स के अंदर, तो फुटबॉल देखा है, फुटबॉल को अगर मैं जमीन पर रख दूंगा, ठीक है, और उसको कोई टच ना करे तो क्या फुटबॉल हिलेगी? नहीं हिलेगी। वो तब हिलेगी जब एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाया जाए। जब एक कोई पर्सन उसके ऊपर लात मारेगा तब वो जाके वो बॉल हिलेगी। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज लात मारना, वो है एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जो सेकंड एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है जब एक स्केटर है जो कि आइस स्केटिंग कर रहा है, तो आइस स्केटिंग कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करता ही चले जाएगा। ना तो उसकी स्पीड कम होगी, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वो मूव करता ही रहेगा जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगाया जाए। दीवार आगे सामने, रुकेगा, टकरा के गिर जाएगा। ठीक, कोई पर्सन आगे सामने, रुकेगा, टकरा के गिर जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, ये था लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन में अगर मैं उसको डालूं तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से वो मूव करेगा, और जितना वो भारी होगा उतना वो कम मूव करेगा। तो जितना मैं ताकत लगाऊंगा उतना तेजी से, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि भाई जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, या इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके, अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं स्पोर्ट्स के अंदर, तो भाई अगर एक बॉल है, ठीक है, अगर उस पर जितनी तेज मैं लात मारूंगा, जितनी तेज मैं उसको किक करूंगा, वो उतनी तेजी से आगे जाएगी। ठीक है, हायर द फोर्स ग्रेटर द मूवमेंट विल बी, या ग्रेटर द स्पीड विल बी। ठीक है, और जितनी भारी बॉल होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उसको हिलाने के अंदर, यानी उसका एक्सेलरेशन उतना ही स्लो हो जाएगा। जितनी भारी बॉल उतना स्लो एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है? एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो मेरे टीचर ने मुझे समझाया था ना, वो बड़ा ही खौफनाक तरीके से समझाया था। उन्होंने हमारे गाल पे एक चाटा मारा और बोला, क्या तुम्हें दर्द हुआ? हमने बोला हाँ भाई बहुत हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे हाथ पे भी दर्द हुआ है, तो तुम्हें कष्ट देके मुझे भी तकलीफ होती है। तो ये था उनका एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये वर्चुअल क्लास है तो मैं ये एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका एप्लीकेशन। अगर एक स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, तो वो जितनी तेजी से पानी को पीछे फेंकेगा वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा।
ठीक है, जब स्विमर स्विम करते हैं तो पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो वो जितना वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा उतनी ही ज़्यादा वो स्पीड में आएगा और वो आगे की तरफ बहता हुआ जाएगा। दिस इज रियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन, ना कि चाटे वाला। नेक्स्ट आता है, हम इसके अंदर बात करते हैं फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन का मतलब पता है, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन है एक रेसिस्टेंस जो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के जब कांटेक्ट में आती है तो वो जो घिसते हैं ना, दैट इज फ्रिक्शन। कभी देखा होगा कि भाई अगर मैं दोनों हाथ को घिस रहा हूं तो घिसने की वजह से क्या होता है, गर्म हो जाते हैं हाथ, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, कि मतलब रगड़ रहे हैं आपस में, घिस रही है चीजें, वो होता है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या यूजफुल है हमारे लिए? हाँ, यूजफुल तो है, क्योंकि ये हमारी चीज़ों को ग्रिप मेंटेन करने में हेल्प करता है, चीज़ें कंटिन्यूसली मूव ना करे, स्टॉप हो जाए, उसमें भी हेल्प करता है, और भी बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकेंड आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली हमें फेस करना पड़ता है जब मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन पे फिक्स है और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ जी भर के कि भाई मूव हो जाए, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट जो फिक्स है ना, इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से ये फोर्स लगा रही है इस तरफ से, तो ये मूव ही नहीं होता रहता। जब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो जब ये एक बार हल्का सा मूव कर जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन जो है वो बोलता है कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं, तो वो जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों घिस रहे हैं आपस में, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट आता है इसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्लाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है यहाँ से, जिसकी वजह से ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है। जो कि जनरली अगर मैं स्पोर्ट्स के अंदर देखूँ तो आइस स्केटिंग के अंदर हो सकता है कि भाई एक सरफेस है, उसके ऊपर दूसरा जो बंदा है वो शूज से स्लाइड करता हुआ जा रहा है। ठीक है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे भी फ्रिक्शन है लेकिन वो बहुत कम होता है, स्लाइड करता है जब। ठीक है, इसका बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस को रफ कर दो, फ्रिक्शन कम करने के लिए कर सकते हैं सरफेस को स्मूथ कर दो। ओके, सेकंड आता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा था, अब यहाँ पे ये रोल होएगा। ठीक है, तो रोल होएगा तब भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि फुटबॉल जब हम लात मार देते हैं तो वो रोल होती हुई ग्राउंड पे चली जाती है, लेकिन ग्राउंड से डायरेक्टली टकराते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से वो धीरे 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 स्लो हो जाती है। दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा हो किसी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगर स्लाइड हो रहा होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल हो रहा होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये था सिंपल सा फ्रिक्शन के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अब स्पोर्ट्स के अंदर फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है? तो भाई चीज़ों को उसी की जगह पे रहने देना। मैंने बोला ना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीज़ें अपनी प्लेस पे नहीं रह पाएगी। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट इट्स पोजीशन। ओके, सेकंड आता है हेल्प्स टू मूव, हमारा वॉक कर पाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके फर्श में ना तेल डाल दो, अब तेल के ऊपर चल के दिखाओ, तो चलना मुश्किल हो जाता है ना, बिकॉज क्योंकि तेल जो है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चलने के लिए, वॉक करने के लिए, भागने के लिए। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा मैं अच्छी तरीके से मूव कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा तब तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा। जो एथलीट्स होते हैं उनके जूतों के नीचे स्पाइक्स होते हैं, वो इसलिए होता है ताकि वो फ्रिक्शन को बढ़ा पाए और अच्छी पीस के अंदर वो मूव कर पाए। उसके बाद आता है होल्ड और ग्रिप। हमारे हाथों के अंदर भी देखा होगा फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि हमारा फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तभी हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, ग्रिप कर पाते हैं। जो देखा होगा बैट या क्रिकेट बैट देखा होगा तो उसके ऊपर भी ग्रिप होती है। ग्रिप क्या करती है, फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, मूव करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को उसी के पोजीशन में रखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि ये बहुत दुखी भी करता है। जैसे कि हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है, हमारे शूज़ घिसते क्यों हैं, हमारी बाइक कार के टायर्स घिस जाते हैं।
ठीक है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है कि भाई अगर मूव करना हो, मैं एक स्टेप से जब स्लाइड करके इतना दूर तक जा सकता हूँ अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मुझे रिपीटेडली एनर्जी का कंजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। स्लोज डाउन द स्पीड, अब भाई स्पीड को स्लो कर देती है क्योंकि मूव होती रहेगी, लेकिन फ्रिक्शन जैसे जैसे आएगा तो वो चीज़ें रुकती हुई चली जाती है। मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मूवमेंट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे फ्रिक्शन का। ओके, तो इतना ही था ये चैप्टर, छोटा सा टॉपिक था। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 9। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।